आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन पर खैर मकदम है। जैसा कि हम लोग पूरा इंडो इस्लामिक एंड कल्चर का सेगमेंट लेकर चल रहे हैं, उसी में आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के जो इलबरी डायनेस्टी है, जिसको आम उसमें लोग स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, ममलूक, उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो यहाँ से स्टार्ट लेंगे वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश से, चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ हम लोग जो शुरू करेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश से करेंगे। इनको अल्तमश भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप यहाँ पर टेन्योर देख सकते हैं, इनका 1210 से लेकर 1236 है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इनके बीच में आराम शाह रहे कुछ दिन के लिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही कॉन्साइज और फोकस वे में सिर्फ 11 इंट्रेंस और BA इंट्रेंस में जो इंडो इस्लामिक और मिडिवल का सेगमेंट आता है उस पर हम लोग बात करें, इसलिए बहुत ही कॉन्साइज इसमें हमने रखा है इसको। वरना इन लोगों पर तो वीडियो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं। आइए बात करते हैं इनके टेन्योर की। तो देख सकते हैं 26 ईयर्स का ऑलमोस्ट टेन्योर है। यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि अगर आपसे एक सवाल पूछ दिया जाए कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी इनमें से किस शासक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है या कहा जा सकता है, तो वो नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन अगर यही सवाल इस तरह पूछ दे कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी निम्न में से कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो उस सूरत में जवाब होगा इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब इनको रियल फाउंडर क्यों कहते हैं, वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, तो उसके देखो यहां पर आप 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। सबसे पहला रीजन जो है, इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब रहे, उन्होंने लाहौर से रूल किया। चूंकि उनको रेजिस्ट करना पड़ रहा था, जो उधर से वेट आ रहा था गौरीद एम्पायर की तरफ से, तो उससे रेजिस्ट कर रहे थे। वो पिछले वीडियो में डिस्कस करा चुका आपको, आप देख सकते हैं वहां पर। इस वजह से उन्होंने लाहौर में ही अपने आप को स्टेशन रखा, लेकिन इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया। अब आप सारे जानते हो कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या होती है। किसी भी एम्पायर, साम्राज्य या कंट्री, देश के लिए कैपिटल उसका दिल होता है। अगर किसी कंट्री के या किसी एम्पायर के पूरे एरिया को जीत लिया जाए, लेकिन कैपिटल आपने नहीं जीता, उसको विन ओवर नहीं कर पाया, विक्ट्री नहीं ले पाया उस पर, तो वो एम्पायर या वो कंट्री जिंदा मानी जाएगी। लेकिन पूरा एम्पायर वैसी के बचा का बचा रह जाए या पूरी कंट्री बची रह जाए और उस कंट्री का जो कैपिटल है उसको कब्जा कर लें, उसको कॉन्कर कर लें, जीत लें आप, तो पूरी एम्पायर और कंट्री खत्म मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि कैपिटल जो है किसी भी एम्पायर का या कंट्री का दिल होता है। इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, करेंसी। किसी भी कंट्री को रन करने के लिए करेंसी की बहुत इंपॉर्टेंस है। मुद्रा, करेंसी में क्या, यूनिफॉर्म करेंसी, जो हर जगह एक जैसी चलती हो, यूनिफॉर्म हो, एक रूपी हो, समानता जिसमें हो। तो उससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन में आसानी होती है, बिजनेस में बढ़ोतरी होती है और लेन देन में लोगों को आसानी रहती है पूरे एम्पायर में। अच्छा, जब उसकी अपनी एक क्रेडिट बनती है तो दूसरे एम्पायर, दूसरे जगह के लोग भी जो है उसको आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग जो करेंसी बात कर रहे हैं वो रियल करेंसी है, बुलियन का है वो, यानी पेपर करेंसी नहीं आज की तरह टोकन करेंसी। ये बेसिकली बुलियन है और मेटेलिक करेंसी है। तो आप यहां देख सकते हो 2 करेंसी में लिखा है जिन्होंने चलाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी में हमने इसलिए लिख दिया मुद्रा, करेंसी कहते हैं। पहला टंका, ये सिल्वर क्वाइन था, यानी चांदी का सिक्का, दैट इज सिल्वर क्वाइन, टंका। और दूसरा जीतल, जो कॉपर क्वाइन था, यानी तांबे का सिक्का। जाहिर से छोटा रहा, ये उससे बड़ा सिक्का है वैल्यू के एतबार से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी बांग्लादेश का जो करेंसी है उसका नाम टका है, और टंका बेसिकली डिराइव हुआ है, टका जो है टंका से, यानी बांग्लादेश की करेंसी का जो नाम टका है उसका डिराइवेशन अगर देखेंगे आप, ओरिजिन देखेंगे वर्ड का, तो वो टंका से लिया गया है। और इवन कि हमारे बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल हमारा है, वहां भी लोग टका में बात करते हैं कि 1 टका 2 टका, इस तरह की चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये करेंसी के एतबार से, इसको आपको याद रखना है कि 2 यूनिफॉर्म करेंसी चलाई इन्होंने, एक को टंका कहते हैं और एक को
जीतल कहते हैं। टंका जो है वो चांदी का सिक्का है और जीतल तांबे का सिक्का है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हो। तीसरी बात, इक्तदारी सिस्टम, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। देखिए है क्या चीज, कता एक वर्ड है। कता के माने, जो उर्दू जानते थोड़ा बहुत होंगे उनको पता होगा, कता के माने टुकड़े के होता है, पीस, टुकड़ा। इसीलिए जो शेर व शायरी होती है उसमें गजल वगैरह होता है, उसका जो आखिरी शेर होता है उसको मक्ता कहते हैं, आखिरी टुकड़ा। अब ये कता से ही एक वर्ड बना है इक्ता। इक्ता मीन्स अ पीस ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड। अब आप सब जानते हो कि जमीन के होल्डर को, जमीन वाले को जमींदार कहते हैं, ठेके के होल्डर को यानी ठेके लेने वाले को ठेकेदार कहते हैं। उसी तरीके से एकता का जो होल्डर होता था, जो जिस कंट्रोल में एकता होता था, उसको कहते थे एकतादार। ठीक है, एकतादार, द होल्डर ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड, उस जमीन के टुकड़े का जो मालिक होगा उसको इक्तदार कहा जाएगा। अब बताओ जमीन का टुकड़ा क्या चीज है? अच्छा, जमींदार के सिस्टम को जमींदारी कहते हैं, ठेकेदार के सिस्टम को ठेकेदारी कहते हैं, उसी तरीके से इक्तदार के सिस्टम को इक्तदारी कहते हैं। क्लियर है? इक्तदारी। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि ये जो इक्तदारी सिस्टम है, जैसे आज हमारी कंट्री को अगर हम लोग बात करें स्टेट की, तो हमने यूनिट जो बात रखे है, 28 स्टेट्स हमारे पास हैं एट प्रेजेंट। भाई 29 थे, एक माइनस हो गया उसमें, जम्मू एंड कश्मीर। और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितने? 8। अब मामला क्या है, ये यूनिट्स हैं। क्या है ये? यूनिट्स। और इन यूनिट्स में जो बांट रखा है पूरे हिंदुस्तान को हमने, उन्हें आप स्टेट कहते हो या यूनियन टेरिटरी कहते हो। दिल्ली सल्तनत की जमीन को जो स्टेट वाइज या एक यूनिट वाइज बांटा गया, उसे इक्तदारी कहा गया। क्या? इक्ता कहा गया। उस लैंड को इक्ता, और उसके होल्डर को, जो वहां का हाकिम होगा, जो वहां का मालिक होगा, उसे इक्तदार कहा गया। और जो ये पूरा सेटअप सिस्टम था, इसे इक्तदारी कहा गया। इक्तदारी व्यवस्था कहते हैं हिंदी में। अच्छा, इनका काम क्या था? इनका डुअल वर्क था, मिलिट्री भी और सिविल भी। सिविल कैसे? इनके पूरे इख्ते में जो टैक्सेस का कलेक्शन था वो इख्तिदार को करने की जिम्मेदारी थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो टैक्स कलेक्ट होगा, जो आपके पास पैसा आएगा, उसका एक पोर्शन तो आप सुल्तान को भेजेंगे, और उसका एक पोर्शन आप जो अपने पास रखेंगे उस पर आपको आर्मी रेज करनी है, यानी सेना रखना है उसकी बुनियाद पर। तो ये लोग जो है मिलिट्री कम सिविल सर्वेंट थे और वो काम करते थे। ये बहुत बड़े लोग हैं। आज के जो गवर्नर्स होते हैं, इनकी कोई औकात इनके सामने नहीं है, क्योंकि हमारे गवर्नर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिकल हेड होते हैं एक तरह से, क्योंकि पूरा काम तो आप जानते हो प्रदेशों में, स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर करते हैं, और अगर सेंटर की बात हो तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, ये ऐसे लोग हैं इक़्तिदार जो पूरे मालिक हैं। अच्छा, पूरे दिल्ली सल्तनत का जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्ता रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसका नाम है बदायूं। अब बदायूं के इक्ते का मतलब ये नहीं है कि बदायूं का इक्ता जो था वो सिर्फ बदायूं डिस्ट्रिक्ट था, उससे बहुत बड़ा एरिया था। इवन कि अलीगढ़ से लगा हुआ कासगंज तक का एरिया जो है वो बदायूं का हिस्सा था। तो ये बहुत बड़ा इक्ता था, इसीलिए दिल्ली में बाज़ाब्ते एक बदायूं गेट रहा मिडिवल टाइम में। ठीक है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मिडिवल टाइम में बदायूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था, स्पेशली दिल्ली सल्तनत में। और बदायूं की एक और खूबसूरती थी कि बदायूं का जो इक़्तिदार है, ज्यादातर चांसेस थे कि अगला सुल्तान वो बन सकता है, और बने हैं कई ऐसे लोग। खैर, तो ये याद रखना है आपको, इक़्तिदारी सिस्टम समझ गए होंगे आप। अगली बात, तुर्कान चहलगानी, ये अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है, इन्हीं को चालीसा भी कहा गया। अब ये समझना क्या है, यहां पर हमारे आपके फैमिली में, घरों में एक बात कही जाती है कि रात में खाना खाने के बाद चहलकदमी करनी चाहिए। चहल के मीन्स 40, 40, और गन के माने लोग के होता है, चहलगानी 40 लोग। तुर्कान के माने टर्किश, जो तुर्की लोग थे, यानी 40 तुर्की लोगों का एक बैंड था, एक जो है इंस्टीट्यूशन था ये, जो 40 लोग उसमें थे। इसीलिए इन लोग को आम जबान में चालीसा भी कहते हैं। सवाल क्या पूछता है, इससे रिलेटेड 2 सवाल पूछता है कि तुर्कान चहलगानी को फॉर्म किसने किया, इस इंस्टीट्यूशन को बनाया किसने।
तो नाम आएगा इल्तुतमिश का, आप देख सकते हो। और दूसरा सवाल जो बहुत खतरनाक पूछता है कि तुर्काने चहलगानी को खत्म किसने किया, तो जवाब होगा गियासुद्दीन बलबन। क्या जवाब होगा? गियासुद्दीन बलबन। हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के क्यों खत्म किया, कैसे खत्म किया। लेकिन यहां पर याद रखना है, इन्होंने ये एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसको तुर्काने चहलगानी कहते हैं। ये ज्यादातर लोग या ऑलमोस्ट सारे लोग इसमें से इल्तुतमिश के गुलाम थे, स्लेव्स थे, बट दे वर द वॉरियर्स, वो योद्धा थे, वो बहुत ही काबिल लोग थे। क्योंकि ये सुल्तान लोग जो थे, ये बड़े लोग जो थे, अपने गुलामों को ट्रेनिंग ऐसे देते थे। ठीक है, तो ये तुर्काने चहलगानी रखना। अच्छा, इसमें समझने वाली बात क्या है, मान ली 40 लोग हैं, अगर एक कोई शहीद हो गया, कहीं मार दिया गया, तो ऐसा नहीं कोई इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगी, एक सीट खत्म हो जाएगी, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो 40 के 40 ही लोग रहेंगे। इसी को कहते हैं चालीसा। ठीक, यहां समझ आएगी बात आपको। तो इसीलिए इस आदमी को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने दी। सल्तनत के पिलर्स को बहुत ही मजबूती से इन्होंने खड़ा कर दिया और एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब अगली बात, ये है कौन? तो ये स्लेव थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी हुए, दैट इज सन इन लॉ। कुतुबुद्दीन ऐबक के ये सन इन लॉ भी हैं। ठीक, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, चंगेज खान का एक इनकाउंटर इनसे हुआ है। अब कुछ लोग कहते साहब वो इनकाउंटर नहीं था। भाई, आपके आंगन में आके कोई आपको ललकार रहा है, कोई लाठी और तलवार पटक रहा है, तो आपके घर पर तो हमला ही माना जाएगा। एक शरीफ आदमी तो ये समझेगा हम पर हमला हुआ। अब जो ऐसे वैसे उनकी बात अलग है। तो इल्तुतमिश के टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मंगोलों का अटैक रहा, वो इसलिए रहा कि चंगेज जो अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह को हराने के बाद उसके बेटे जलालुद्दीन बकबरी, जो कि बहुत ही जबरदस्त वॉरियर है और बहुत बहादुर इंसान है, वो इंसान जिसके लिए चंगेज खान ने जब वो कूद पड़ा इंडस में ऊपर से, तो उसको मारने से रोक दिया अपने आर्चर्स को, कहा कि मारो मत, और मुंह पर हाथ रख के बोला काश ये मेरा बेटा होता। इतना बहादुर इंसान था जलालुद्दीन बकबर ने। वो एक अलग एपिसोड है, मैं इसको कभी अलग वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बहुत ही कंप्रेहेंसिव तरीके से हम समझाएंगे उसमें कि मामला क्या था और क्या हुआ वहां पर। लेकिन उस इंसान का पीछा करते करते इंडस तक ही आ चुके थे चंगेज खान। चंगेज खान इंडस पार भी कर गए होते, और आप सब जानते हो कि इंडस कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे कंट्री के बाहर का बाउंड्री है। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात चले, भारत की बात नहीं हो रही यहां पर। भारत से मुराद आज जो नेशन स्टेट हमारा है, बात उसकी नहीं हो रही है। बात इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हो रही है, जिसकी अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री का आलम यह है कि नॉर्थ में पहाड़े हैं, हिमालय का पूरा रेंज है, और साउथ में आपके समंदर है, सी है। तो यहां पर इल्तुतमिश ने बजाब्ते एक लेटर लिखा है चंगेज को, और लेटर में एक बात लिखी है उसने कि हुजूर आप यहां पर क्यों आएंगे, आप बड़े इंसान हैं, आप एक बहुत ही ठंडे एरिया से, कोल्ड एरिया से हैं, यहां का एटमॉस्फेयर बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड है, आपको परेशानी होगी, आप यहां ना आइए, और यहां के लोग भी गरीब हैं, आपको बहुत कुछ मिल नहीं पाएगा। और फिर अगली बात क्या कहता है कि लेकिन अगर आप इंडस क्रॉस कर गए तो हमारी तलवारें मयान में नहीं होंगी, हमारी तलवारें मयान से बाहर होंगी, और हमारी तलवारों से खून के फवारे निकलेंगे, और हम आपके ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। चंगेज खान जैसा इंसान घबरा गया, यार ये क्या आदमी है, एक तरफ करा हुजूर ना आइए, आप बड़े आदमी हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको नुकसान पहुंचे, आपको जो है किसी तरह की तकलीफ पहुंचे, मौसम बहुत ही गर्म है, उमस वाला मौसम है, और एक तरफ कह रहा है कि अगर कूद गए इस बार तो हम बैठेंगे नहीं, हमारी तलवारें म्यान से बाहर होंगी। चंगेज खान ने इंडस रिवर के बैंक पर ही वहां पर एक ओमेन निकलवाया, OMEN, ओमेन, ये शगुन कहते हैं इसको हिंदी में, उर्दू में इसको कहते हैं फॉल निकालना। फॉल क्या होता है, यानी या शगुन क्या होता है, कोई आप चीज ऐसा करते हो जिससे लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए बेहतर होगा, दैट इज ओमेन, OMEN। मंगोलों में एक ट्रेडिशन था कि बकरे के गले काटकर स्कल को, और ये स्कल निकाल के उसको जलाते थे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वुड में, एक लकड़ी की खास इतने लकड़ी मान लो ले लिया, अगर वो जल के राख हो गया तो उनका यह मानना था कि ओमेन जो है शगुन अच्छा है, और अगर नहीं जल पाया तो वो मानते थे कि शगुन खराब है। चंगेज खान ने यहां पर यह कराया। चंगेज खान जैसा इंसान जो जहां पर गया ऑनस्लॉट कर दिया, उसने रैवेज कर दिया बिल्कुल। लेकिन यहां पर जब शगुन निकाला तो वो शगुन उल्टा निकल गया उसके, और उसने जो है जो इंडस क्रॉस करने की हिम्मत नहीं की, और ऊपर वो प्रो इंसान निकल गया।
ये अल्तमश का बहुत ही जबरदस्त डिप्लोमेटिक लेटर था, जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को चंगेज खान के अजाब से, उसके कर्ज से, उसके जो अभिशाप से बचा लिया। वरना आज जो लोग, बहुत सारे लोग यहां वहां पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और जिन लोगों को हिस्ट्री का एज पता नहीं है, वो ऐसे लोगों पर कमेंट करते हैं, एज पता नहीं है जिनको, ठीक है। अगर ये लोग ना होते तो हिंदुस्तान की जो इतनी बड़ी आबादी दिख रही है, और जो ये लोग बोलने वाले हैं, जो है कुछ ऐसे लोग, वो खुद ना होते, क्योंकि जब उनके बाप दादे ना होते तो वो कहां से पैदा होते, हमारे बाप दादे होते, हम कहां से पैदा होते, ठीक है। ये बचाया है पूरी नस्लों को, अल्तमश जैसे लोगों ने, बलबन जैसे लोगों ने, और अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों ने, जो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी दिख रही है। वरना मंगोल ऑनस्लॉट, मंगोल अटैक्स जहां हुए, पूरा देख लो सेंट्रल एशिया, आबादी नहीं है, बड़ी बड़ी कंट्री हैं। आप देख लो नॉर्थ चाइना, आबादी नहीं है, खत्म कर दिया पूरे एरिया को। आबादी है, बहुत कम आबादी है। यहां इतनी आबादी है, कहीं एक पत्थर मारो 10 निकल गया था। हाँ बताओ क्या बात है, ये फर्क है। खैर, तो ये तो मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इस पर मैं आगे चल के बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वीडियो लेकर आऊंगा कि क्या कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का हिंदुस्तान को लेकर, इंडिया सब कॉन्टिनेंट को लेकर। अगली बात, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है 1228। इसमें इनको रोब ऑफ ऑनर, एक खिरका होता था, एक लिबास होता था, एक ऑनर किया जाता था खलीफा की तरफ से। तो अब्बासिद खलीफा जो थे, अब्बासिद कैलिफ अल-मुस्तनसिर जो थे, अल-मुस्तनसिर, इन्होंने जो है एक इनको रोब ऑफ ऑनर दिया, इनके इस टेरिटरी पर इनके रूल को तस्लीम कर लिया। ये कुछ चीजें थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश के हवाले से, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौत सबकी होनी है, इनकी मौत हुई, दिल्ली में डेथ हुआ, और दिल्ली में ये दफन है कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही। आइए बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। ये लेडी इंडिया के लिए अपने आप में प्राइड है, इंडिया के लिए अपने आप में प्राइड है, गर्व है ये, क्योंकि जिस टाइम में ये लेडी है, उस टाइम में इतनी बड़ी टेरिटरी पर रूल करने वाला शायद दुनिया में कहीं कोई लेडी उस टाइम नहीं है। बहुत बड़ी, इससे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, फिर बताता हूं एक बात में। आप यहां देख सकते हो रूल, ये रेनिंग ईयर है, ठीक है, रीजनल ईयर आप कह सकते हो, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम 1236 टू 1240, 4 साल की हुकूमत है। लेकिन आप साल मत देखिए, राजा राजा होता है, सुल्तान सुल्तान होता है, बादशाह बादशाह होता है, चाहे एक दिन का हो चाहे 1000 साल का हो। 4 साल तक हुकूमत की, बहुत ही एफिशिएंट लेडीज है, बहुत जबरदस्त लड़की रही है। कुछ गलतियां हुई इनसे, जिसकी वजह से इनको डिथ्रोन किया गया, बाद में किल कर दी गई बेचारी, हम लोग बाद में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात इनके लिए क्या है, पहली बात, ये बदायूं में पैदा हुई। बदायूं इस टाइम यूपी में पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है या आपके लिए इंफॉर्मेशन है। बदायूं में पैदा हुई हैं, पहले बता चुका हूं मैं आपको, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के हवाले से, कि उनकी पैदाइश भी बदायूं की है। तो याद रखिएगा, रजिया की पैदाइश बदायूं की है। दूसरी बात, ये इल्तुतमिश की बेटी है, तो इस निस्बत से ये फ्री सुल्तान अपने आप में है, किसी गुलाम नहीं रही है, ठीक है। तो रजिया अल्तमश की बेटी है या इल्तुतमिश की बेटी है। यहां में लिखा फर्स्ट मुस्लिम, विद इन ब्रैकेट लिखा है मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ इंडिया। अगर मैं यहां से एक बात कहूं कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन रूलर भी है, मुस्लिम हटा के, तो भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़े एरिया पर कोई भी हिंदुस्तान की औरत हुकूमत नहीं की है। बादशाह की बात कर रहा हूं, सुल्तान की बात कर रहा हूं, राजा महाराजा की तौर पर बात कर रहा हूं, महारानी किसी ने नहीं किया है। जितनी बड़ी टेरिटरी पर रजिया ने हुकूमत किया, उतनी बड़ी टेरिटरी पर इंडिया में कोई भी रूलर जो वुमेन रही हो, औरत रही हो, किसी रूल नहीं किया है। आप कह सकते हैं कि सर इंदिरा गांधी ने किया है, तो इंदिरा गांधी वॉज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम। वो कोई राजा नहीं थी, न महारानी थी, वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम थी, यानी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई प्रधानमंत्री थी, लोगों के रहम करम पर थी। ये लोग अपनी ताकत पर थे, वो कानून से बंधी हुई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई थी, इनकी जबान से निकली हुई बात कॉन्स्टिट्यूशन होती थी। बहुत बड़ा फर्क है। खैर, फर्स्ट मुस्लिम भी कह सकते हैं आप, और फर्स्ट वुमन भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रजिया सुल्तान इतने बड़े एरिया पर जितना हुकूमत कर गई है कि आपके अफगानिस्तान के टिप से लेके बे ऑफ बंगाल तक जिसकी हुकूमत हो, इतने बड़े एरिया पर कम से कम इंडिया में किसी ने, किसी भी लेडी ने, किसी औरत ने रूल नहीं किया है। एक चीज यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, इनकी बाद में शादी हुई, एक कॉम्प्रोमाइजिंग शादी इसलिए हुई कि रिगेन करने के लिए पावर को, अल्तुनिया से। तो ये इनके हस्बैंड रहे हैं, ये याद रखिएगा, अल्तुनिया, इनसे शादी हुई थी, अल्तुनिया।
मरी है कैथल में, कैथल एक जगह हरियाणा में पड़ता है इस टाइम, वहां डेथ की है ये। तो मरना जीना कोई बड़ी चीज नहीं है। इनसे गलतियां क्या हुई क्या नहीं रही, इनके बारे में और कॉम्प्रहेंसिव जो बात होगी हम लोग इंशाल्लाह कभी आगे बात करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। जब मैं यूपीएससी के लिए कंटेंट तैयार कराऊंगा आपको, तो वो जो प्लेलिस्ट तैयार होगा या वो जो कंटेंट्स आएंगे उसमें थोड़ा डिटेल से बताऊंगा कि मामला क्या रहा है। लेकिन ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो आपके इस लेवल पर जो एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे 11th की बात करें चाहे ग्रेजुएशन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन की। ये इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात चले जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसके तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। सारे रूलर्स को हम लोग टच नहीं कर रहे हैं। यहां पर मैंने लिखा है गयासुद्दीन बलबन, 2 डेट्स आप देख सकते हो, मतलब ईयर 2 ब्रैकेट लगा रखा हमने। एक आप देख सकते हैं यहां पर 1246 टू 1266 लिखा हुआ है। ये ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक नायब सल्तनत रहे। नायब सल्तनत मतलब क्या हुआ, डिप्टी ऑफ सुल्तान, यानी सुल्तान के ऊपर रहे ये 20 साल तक, और 20 साल तक ये एज अ सुल्तान काम किए। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट बलबन ने 40 साल तक रूल किया है। 20 ईयर्स एज अ नायब सल्तनत डी फैक्ट रूलर रहे ये, सारा काम यही कर रहे थे ऑलमोस्ट 20 साल तक, और अगले 20 साल ये एज अ सुल्तान ने काम किया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि हम लोग थोड़ा कॉन्साइज करना है चीजों को। एक बात तो यह कि उलू खान इनका टाइटल रहा, इस नाम से ही पुकारे थे उलू खान। ठीक है, दूसरी बात कि ये इल्तुतमिश के स्लेव रहे, जाहिर सी बात है बाद में आजाद कर दिए गए। बता चुका हूं पहले आपको मैं पिछले वीडियोस में कि मैन्यूमिशन का फ्री करने का एक सिस्टम था, लोग करते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहीं पर याद रखनी है कि ये मेंबर रहे, सदस्य किसके, तुर्काने चहलगानी के। हमने वहां बताया था आपसे कि तुर्काने चहलगानी को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात होगी, फॉर्म करने की बात होगी तो इल्तुतमिश का नाम आएगा, और तुर्काने चहलगानी को खत्म करने की बात आएगी तो बलबन का नाम आएगा। तुर्काने चहलगानी को उन्होंने जो है खत्म कर दिया। इसके मेंबर थे, ये जानते थे ये लोग किस तरह की बदमाशियां करना शुरू कर दिए हैं सुल्तान के खिलाफ ही, तो इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को ही खत्म कर दिया। एक लंबी कहानी है, कहानी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आप डायरेक्टली समझ लीजिए इसको। अगली बात, इनकी पॉलिसी को पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा गया। अब ये क्या चीज है, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन से मुराद ये है कि स्ट्रिंजेंटली स्ट्रॉन्ग तरीके से रूल करना, यानी अगर हमारे रूल को आप वायलेट करोगे तो हम आपको कुचल देंगे। इसी को कहते हैं ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। इन्होंने क्लेम किया बलबन ने कि आई एम अ डिसेंडेंट ऑफ अफरासियाब, कि मैं अफरासियाब का वंशज हूं, यानी उनके नस्ल से हूं। अफरासियाब कौन है, ये पर्शिया यानी ईरान के बहुत बड़े लेजेंडरी किंग गुजरे हैं एंशिएंट टाइम में, अफरासियाब। तो बलबन ने क्लेम किया कि मैं अफरासियाब का डिसेंडेंट हूं, अफरासियाब का वंशज हूं। तो जाहिर सी बात है जब वो आदमी कह रहा है कि मैं अफरासियाब का वंशज हूं, तो वहां के कल्चर को, वहां के एटिकेट्स को, वहां के ट्रेडिशंस को यहां इंप्लीमेंट तो करेगा वो। तो इसी आदमी ने पर्शियन कल्चर को, यानी पर्शियन संस्कृति को, ईरानी संस्कृति को, आप हिंदी में कहना चाहो तो इसको आप ईरानी संस्कृति कह सकते हैं। ईरानी संस्कृति को जो इंट्रोड्यूस किया इंडिया में और कोर्ट के अंदर अपने, वो बलबन ने किया। यहां मैंने लिखा कि इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन कल्चर इन कोर्ट, दरबार के अंदर। अब ये क्या हुआ, जैसे पहली चीज देख सकते हो आप यहां पर, नंबर 1 नौरोज, ये एक फेस्टिवल है ईरानियन कल्चर में या ईरानियन उसमें ट्रेडिशंस में। ये रहा पहले कि एक जो इनका पर्शियन कैलेंडर होता था, उस कैलेंडर का पहला दिन, 9 से मतलब यहां पर नया है, न्यू, नया, और रोज के माने दिन के हैं, यानी नया दिन। तो पर्शियन कैलेंडर जो पहला दिन होता था उसको कहते थे नया दिन। तो ये नया दिन या नौरोज जो इंडिया में मनाना शुरू हुआ, वो बलबन ने स्टार्ट किया। ये बात याद रखनी है आपको। ये किस हेड में देख रहे हो आप कि ईरानियन संस्कृति को यहां पर उसने स्थापित किया, कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया उसको। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने एक कोर्ट में नया ट्रेडिशन चालू किया, एटिकेट चालू किया, सजदा एंड पायबोस का नया कल्चर बिल्कुल। और पर्शियन कोर्ट में यानी क्या करना था, यहां बलबन साहब बैठे अगर है तो अगर आप सामने से आओगे तो दूर से ही सिंबॉलिकली आप सजदा करेंगे। अब ये इस्लाम के तो खिलाफ है किसी को सजदा करना, लेकिन उसने चूंकि कहा कि मैं अफरासियाब का डिसेंडेंट हूं और अफरासियाब एंशिएंट टाइम के किंग हैं, तो वहां के जो
एटिकेट से कोर्ट के, वहां के जो कल्चर थे उसको उन्होंने यहां पर इंप्लीमेंट किया। तो सजदा। और दूसरी चीज पायबोस। पायबोस, पाया समझते हो, पाया, पाए के मतलब पैर के होता है, ठीक है। पायबोस के माने हुआ किसिंग ऑफ फीट। सजदा के माने हुआ प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन यानी झुकना, और पायबोस के माने हुआ पैर को चूमना। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया। ये बात भी कैरी आउट तो नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया। तीसरी चीज जिल्ले इलाह। जिल के माने साये के होता है, जिल के माने शैडो के होता है, इलाह का शैडो, अल्लाह का शैडो, ठीक है। ये इन्होंने स्टार्ट किया। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई रूलर जिस कैपेसिटी में भी है, अगर इंसाफ के साथ काम कर रहा है, जस्टिस के साथ काम कर रहा है, तो फिर अल्लाह की तरफ से साया ही है वो जिल इलाही है। क्योंकि अल्लाह खुद इंसाफ पसंद है, और इंसाफ पसंदों को, न्याय प्रिय लोगों को, लवर ऑफ जस्टिस को अल्लाह पसंद करता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। ये कुछ चीजें इन्होंने यहां पर पर्शियन कल्चर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराए। उनमें हमने कुछ चीजें आपको यहां पर डिस्कस कराए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। नवरोज ये एक फेस्टिवल था अपने आप में, नए साल की शुरुआत के तौर पर, जो पर्शियन कैलेंडर का नया साल होता था। दूसरा सजदार पायबोस, और तीसरी चीज जिल्ला। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां में लिखा कि लॉफिंग वॉज प्रोहिबिटेड। किसके कोर्ट में? बलबन कोर्ट में। यानी बलबन के कोर्ट में हंसना मना था। अगर बलबन के कोर्ट में आपने हंस दिया तो फिर आप हंस दिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी था। न खुद हंसता था वो, न सामने किसी को हंसने की परमिशन थी, न उसे कोर्ट में कभी किसी तरह जोक हुआ, कोई मजाक, कुछ नहीं, नथिंग। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है आपको, आप जाइए यहां से। तो उसे कोर्ट में हंसना मना था, ठीक है, याद रखना है ये। अगली बात की, बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने परमानेंट आर्मी सेंटर में क्रिएट किया, बनाया। एक बहुत बड़ी आर्मी रखी अपने पास जो परमानेंट आर्मी थी। इसी परमानेंट आर्मी को जो सेंटर में रखा गया, कहा गया हश्म कल्ब। हश्म के माने आर्मी के होता है, कल्ब के माने दिल के होता है, कल्ब। तो हश्म कल्ब जो है इन्होंने बनाई, और इसकी देखरेख करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए जो मिनिस्ट्री बनाई, उस मिनिस्ट्री का नाम है दीवाने अर्ज। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दीवाने अर्ज। ये जो मिनिस्ट्री दीवाने अर्ज की है, इट वॉज क्रिएटेड बाय बलबन, ठीक है। तो यहां पर ये बातें रखनी है। अगली बात कि ये जो नाम दिख रहा है आपको नसरुद्दीन महमूद, ये नसरुद्दीन महमूद अलग है, ये इनके बेटे हैं, और ये लड़का बहुत ही काबिल है। प्रिंस के एतबार से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के जिन प्रिंसेस को भी आप, प्रिंस जो है उनको आप जब स्टडी करोगे तो शायद ही आप इतने जबरदस्त प्रिंस किसी को पा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत ही जबरदस्त वॉरियर। इस आदमी ने मंगोलों के छक्के छुड़ा दिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर। यह वार्डन रहा वहां पर। लेकिन किस्मत की बात होती है, आप जानते हो कहावत कही जाती है गांव गांव में कि इंसान की किस्मत खराब अगर हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट देता है। तो कुछ ऐसे ही वाकयात इनके साथ हुए। एक बहुत ही अनटूवर्ड हैपनिंग में इनको शहीद कर दिया गया। वो एक लंबी कहानी है, मैं उसमें जानना नहीं चाहता हूं, लेकिन समझना और जानना क्या है आपको है, इस आदमी को दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में शहीद शहजादा कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद शहजादा, या इंग्लिश में आप इसको मार्टर प्रिंस कह सकते हैं। क्या? मार्टर प्रिंस, शहीद शहजादा। ये इतनी बातें गयासुद्दीन बलबन के हवाले से हैं। अगर ये चीजें और ये पॉइंट्स आपके जहन में रहे तो इस हेड से जो सवाल भी आएगा आपके लेवल पर, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।